डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में अंबेडकर जयंती पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माण में अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। लोकतंत्र में बाबा साहेब की भूमिका को मुख्यमंत्री ने सराहा। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया नमन। सीएम साय ने जनता से की अपील, बाबा साहेब के आदर्शों को जीवन में अपनाएं। छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी शुरू। 2 चरणों में होगी 2027 की जनगणना। 1 मई से जनगणना का पहला चरण होगा शुरू। 16 अप्रैल से नागरिकों के लिए स्वगणना का विकल्प। शेखपुर में डॉक्टर की गुंडागर्दी, पैसे के विवाद में मरीज के परिजनों को पीटा। इलाज में लापरवाही का आरोप। पित्त की थैली की जगह अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का आरोप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजधानी रांची में आज राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद राज्यपाल ने संविधान के निर्माण में उनके प्रयास को सराहते हुए कहा कि उनके कार्य को निरंतर याद करना आवश्यक है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में बाबा साहेब भीमराव का जो योगदान है वो न किसी से छुपा है और न किसी से छुपेगा। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए ये गौरव का क्षण है। लगभग 135 साल के हो गए हमारे ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है वो योगदान किसी से ना छुपा है ना छुपेगा। और शायद इनकी इस संविधान की रचना को पूरा दुनिया सलाम करता है। हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सपूत हमें मिले और इससे पूरा देश को गर्व और पूरे देश का नाम ऊंचा हुआ। हम सदैव के इस योगदान को पूरा भारतवासी जब तक देश दुनिया है तब तक उनको अमर रखेगा। झारखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को लेकर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में खुलकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने नल जल योजना का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर कट कमीशन खाने का आरोप भी लगाया। इस क्रम में एपीएन न्यूज से बातचीत में उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए सत्ता दलों में आई तकरार का कारण भी बताया है। हमारे बीच यहाँ पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही है, जो पूर्व विधायक है भवनाथपुर के। आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले जो यहाँ झारखंड में जो चुनौतियां हैं जिसे लेकर लगातार भाजपा आवाज उठा रही है, जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर उन्होंने भी तमाम वार्ता में संबोधित करते हुए मुद्दे रखे। सबसे पहले सवाल आपसे करेंगे, जिस तरीके से केंद्रांश को लेकर सबसे ज्यादा जवाब आता है, जब भी आपने कोई मुद्दा उठाया है राज्य स्तरीय, तो ये जो जवाब आया है राज्य सरकार की तरफ से, राज्य के कोटे जो मंत्री उनकी तरफ से केंद्रांश का हवाला देके वो बार बार जो योजनाओं को धरातल पर उतारने में जो चुनौती आती है उसे वो बहाना बनाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप एक योजना उठाइए, वह है नल जल योजना। केंद्र ने झारखंड को कितना पैसा दिया, जमीन पर कितना पैसा खर्च हुआ और कितने लोगों को सूद साफ मोदी जी के जो मन में सपना था वह पानी उन गरीब लाचार बेबस लोगों को मिल रहा है।
आपको लगता है प्रशासन का भी यहाँ पर हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं कई मुद्दे पे, जैसे अवैध खनन का मामला लगातार उठता रहा है, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो प्रशासन को लेकर कई जिले में सवाल उठता रहा है, विपक्ष ने उठाया है, प्रशासन पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम तो विपक्ष के नाते लगातार उठा ही रहे हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़कों पे भी, प्रेस में भी, मीडिया में भी, जन आंदोलन में भी। अब तो सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी भी इलीगल माइनिंग का विषय उठा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना मोटा रकम एक गोड्डा जिला से जब प्रति महीना 10 करोड़ रुपए का अवैध माइनिंग हो रहा हो, तो पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए। अच्छा, आपने बड़ी हजारों करोड़ रुपया महीना यह सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के अधिकारी और सरकार के मंत्री, और उसका 40% पैसा कांग्रेस के झोली में जा रहा है। आज जो थोड़ा बहुत खटपट आपको समझ में आ रहा होगा कांग्रेस और जेएमएम में, वो 60-40 के बंटवारा में ही कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। इसी के चलते यह खटपट हमको समझ में आ रहा है। चूंकि के राजू हर महीना आते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, कमीशन पर चर्चा होती है, कमीशन उनको 40% चाहिए। हमको लगता है थोड़ा 5-10% इधर कम हुआ है, इसी के लिए ये छटपटाहट के राजू को हो रहा है और इसीलिए ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर उपाध्यक्ष जो है भानु प्रताप शाही बताते नजर आए। ये जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच खटखट है, यानी कि महागठबंधन में जो सत्ता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और बाकी दल यानी कि राजद और कांग्रेस की जो नाराजगी चर्चा के विषय बनी हुई है, इसके पीछे का कारण ये जो डीलिंग है, इसको उन्होंने जगजाहिर तौर पर दावा किया है। ये देखने वाली बात होगी कि यकीनन ये बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से। नमस्कार। देवघर जिले के पोलोजोरी प्रखंड में पेयजल योजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कसराईडीह पंचायत के बसनोली गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में बोरिंग के नाम पर बिचौलियों द्वारा खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का मामला उजागर हुआ है। सरकार और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इस योजना में लाभुकों से केवल 10% यानी करीब 15,000 रुपए लेने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि कई ग्रामीणों से तय राशि से कहीं अधिक पैसे वसूले गए हैं। गांव के लोगों के अनुसार अलग अलग लाभुकों से 17,000 से लेकर 28,000 रुपए तक लिए गए। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा इन सभी से पैसे इकट्ठा किए गए हैं। इससे साफ है कि योजना का लाभ देने के नाम पर गरीबों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है और अब बड़ा सवाल ये है कि बिना प्रशासनिक मिलीभगत के इतनी बड़ी वसूली कैसे हो रही है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी की महिला उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिनियम के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के नाम में ही उसका सार छिपा है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को दर्शाता है। गीता कोड़ा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि देश के विकास की सारथी बन रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में 33% आरक्षण देने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। धनबाद में समाज सेवी अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोकारो के डुमरी विधायक जयराम महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। अंजनी कुमार ने कहा कि उन्होंने मृतका के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास किए, लेकिन इसका श्रेय विधायक द्वारा लिया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जयराम महतो की पार्टी पर इसी मामले में 10,000 रुपए घूस लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक मोबाइल पटकते नजर आ रहे हैं, जिसकी चारों ओर आलोचना हो रही है। अंजनी कुमार ने सवाल उठाया कि जब कोई विधायक किसी पदाधिकारी के चैम्बर में बैठकर वीडियो बनवा सकता है तो आम लोगों को वीडियो बनाने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। फिलहाल इस पूरे मामले पर विधायक जयराम महतो की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
रांची में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी MOIC, CDPO सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति का गहन आकलन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा हर हाल में पहुंचे। उपायुक्त ने विशेष रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण उपचार केंद्रों में 100% भर्ती कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को समुचित इलाज और पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वहीं बेड़ो और मांडर प्रखंडों में कम नामांकन पाए जाने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षकों को शोकाज जारी करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। झारखंड की राजधानी रांची में आंतरिक संसाधनों से राजस्व संग्रहण की समीक्षा को लेकर DC कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की, जिसमें अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त राजस्व की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में परिवहन विभाग ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक 115% राजस्व संग्रहण की जानकारी दी। वहीं उत्पाद विभाग ने 123.98% और खनन विभाग ने 129.60% लक्ष्य हासिल कर प्रशासन की अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने इन उपलब्धियों को टीम वर्क और प्रभावी निगरानी का परिणाम बताया। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी बाकरपुर मानिकपुर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। सड़क मार्ग का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सीधे JP सेतु के समानांतर बन रहे पुल के निर्माण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियरों और पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के साथ नक्शे पर चर्चा की और काम की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले इन प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून से पहले महत्वपूर्ण पिलर और स्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया जाए। बिहार की राजनीति से खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा उसमें नीतीश कुमार की गाथा जरूर दर्ज होगी। भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने कहा, बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार की गाथा जरूर दर्ज होगी। उन्होंने बिहार को विकास की राह पर ले जाने और लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। बिहार के शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने डॉक्टरों के पेशे को शर्मसार कर दिया है। मानवता को ताक पर रखकर एक सरकारी डॉक्टर और उसके गुर्गों ने एक महिला मरीज और उसके परिजनों को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। विवाद महज कुछ रुपयों के बकाये का था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इलाज की जगह लाठियां उठा ली। इस शर्मनाक घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए पित्त की थैली की जगह अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया था। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटना पुलिस ने एक ऐसी दुकान पर छापा मारा है जहां बाहर तो दवाइयां बिकती थी, लेकिन अंदर मौत का सामान यानी अवैध हथियारों का कारोबार हो रहा था। मामला पटना के बेलछी थाना क्षेत्र का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मेडिकल स्टोर का संचालक दवाइयों की आड़ में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थों के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीनियर SP के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपियों को दबोचा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक रोहित साहू एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के अद्वितीय प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा एवं उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचारों ने ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और न्यायपूर्ण, समरस तथा सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का ये प्रयास नए भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी ही विकसित भारत की सशक्त नींव है। सीएम ने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन था, जिसको माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। पूरे देश को, हमारे देश की माता और बहनों को, और वैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। श्लोकों में कहा भी गया है कि यत्र नारीषु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में भी नारियों का सम्मान हुआ है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, लगातार नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उनके लिए स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय का निर्माण, गैस से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर देने का काम। झारखंड उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के जेल चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहू ने डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब की जयंती को अपने प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहू ने यह भी कहा कि संविधान में अनुच्छेद 19 और 21 के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 14 और 16 में धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पर बिना भेदभाव सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समरस समाज की परिकल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। मुख्यमंत्री साहू ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी सरकार लेकर आने वाली है। ये साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जमीन पर लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर को भाजपा ने जितना सम्मान दिया उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों को समाज में स्थापित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में 2027 की जनगणना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने जनगणना की पूरी प्रक्रिया और इसके 2 चरणों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि राज्य में जनगणना को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि जनगणना का पहला चरण 1 मई से शुरू होगा। हालांकि नागरिकों को सुविधा देते हुए 16 अप्रैल से स्वगणना यानी सेल्फ एक्यूमरेशन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो 30 अप्रैल तक खुला रहेगा।
ये सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी, जिसमें इच्छुक नागरिक डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वगणना के बाद भी जनगणना अधिकारी फील्ड में जाकर सभी जानकारियों का सत्यापन करेंगे। वहीं जनगणना के दूसरे चरण को लेकर अलग से प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी वर्ष 2027 में दी जाएगी। संभावना है कि ये अगली प्रेस वार्ता दिवाली या नवरात्रि के बाद आयोजित की जाएगी। कबीरधाम जिले में पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 किलो से अधिक गांजा जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना टीम ने ग्राम भागुटोला में दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 9 किलो 308 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस लगातार लापरवाही वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अतिरिक्त नशे में वाहन चलाने वाले नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया है। ऐसे में बीते दिनों 165 नशेड़ी वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल व कार जब्त किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से लापरवाह ई रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। यातायात डीसीपी एडीसीपी विवेक शुक्ला ने बताया कि जनवरी 2026 से लेकर के अब तक 2300 नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का कठोरता से पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। कल्याण के कमला देवी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया। यह आंदोलन कॉलेज में छात्रों को हो रही विभिन्न समस्याओं के विरोध में किया गया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एक छात्र को बिना किसी पूर्व सूचना के बीएससी आईटी से सीधे बीएससी सीएस में दूसरे वर्ष में प्रवेश दे दिया गया, जिससे उस छात्र के साथ अन्याय हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि एबीवीपी के पदाधिकारी पैसों के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं और बेवजह कॉलेज को परेशान कर रहे हैं। कॉलेज में अचानक हुए इस आंदोलन के कारण छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। मुंबई नासिक हाईवे पर कलवा इलाके में आज तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। थाने से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। खारेगांव टोल नाका के पास नायरा पेट्रोल पंप के नजदीक मुंबई से नासिक की ओर जा रही एक कार का नियंत्रण अचानक चालक से छूट गया और कार आगे खड़े ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। ट्रक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक वाहन में फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग वागले एस्टेट स्थित ऑफिस से काम खत्म कर डोंबिवली लौट रहे थे। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात धीमा हो गया था, लेकिन बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया। फिलहाल कलवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवी मुंबई में रबाले पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई गोलीबारी की एक घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने राबाले पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई गोलीबारी की घटना की तेजी से जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। 6 अप्रैल 2026 को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। इस घटना में घायल युवक के मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में संदीप गवास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राबाले पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और सशस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान नवी मुंबई और ठाणे क्षेत्रों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।
पालघर में सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नकली हिंदू नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर आरोपी ने 29 वर्षीय महिला को प्यार के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और उससे करीब 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। बीड जिले के युवक ने फर्जी पहचान बनाकर पीड़िता से संबंध बनाए, मंदिर ले जाकर झूठी शादी का नाटक किया और 6 महीने तक आर्थिक व शारीरिक शोषण करने का आरोप है। खास बात यह है कि आरोपी की पत्नी ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। डरी हुई पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद केलवे सागरी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पालघर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है और अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। इस मामले में धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और वसूली जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच जारी है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।